हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे फेज रूल और फेज रूल में हमने फेज रूल की इक्वेशन डेराइव की और देखा कि किस किस तरीके से हम अलग अलग सिस्टम के लिए उसके कंपोनेंट, उसकी फेजेस और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे वन बाय वन जो सिस्टम हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उनका जो डायग्राम है, फेज डायग्राम है, उसकी स्टडी करेंगे। उनके बारे में जो कंपोनेंट हैं उसकी जो फेजेस हैं, उनके इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस हैं, ट्रिपल पॉइंट कैसे आता है और क्या वो डायग्राम हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले एक जो हम देखेंगे वो देखेंगे वन कंपोनेंट, है ना, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। और जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा दैट इज H2, देन हम देखेंगे CO2, देन हम देखेंगे सल्फर। बट अगर हम इन जनरल जो देखें वन कंपोनेंट सिस्टम को, तो एक जनरल जो डायग्राम है वन कंपोनेंट के लिए वो ये हो सकता है कि इस तरह का आप देख सकते हैं डायग्राम हो सकता है। ये आपकी सॉलिड फेज आ गई, देन ये आ गई आपकी लिक्विड एंड दिस इज गैस फेज। इधर आपका टेम्परेचर होगा, इधर प्रेशर होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक नियम है F = C - P+2। हमें ये पता है कि हम वन कंपोनेंट की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ वन। और वन कंपोनेंट सिस्टम का हमने एक जनरल लेआउट डायग्राम बनाया है। तो इसमें तीन फेजेस, अगर एक कंपोनेंट है तो तीन अवस्था में रह सकता है, या तो ठोस हो सकती है, या द्रव हो सकती है, या गैस हो सकती है। अगर मान लो तीनों अवस्थाएं उपलब्ध हैं तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? 2 + 3 = 0। अगर दो अवस्थाएं साम्य में हैं, अगर P = 3 है तो, अगर P = 2 है तो देन 1 सिंगल फेज है, 1 - 2 + 2 = 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आई? 1। और अगर F = C - P+2 और अगर P बराबर जो है वो 1 है, सिंगल फेज है, तो क्या हो सकता है? 1 - 1 + 2, दैट मीन्स 2। दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो वेरी करेगी 0 से लेके 2 के बीच में। अधिकतम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 2 और न्यूनतम 0। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमें पता हो कि एक ही कंपोनेंट है तो कंपोजिशन तो मैटर करता ही नहीं है। अब जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बची दैट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैंने एक रफ आपके सामने डायग्राम रखा है कि उसमें तीन अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं। तो वो कौन सी जगह है जहाँ तीनों जो हैं वो अवस्थाएं साम्य में हो, तो वो इसका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ट्रिपल पॉइंट, यहाँ तीनों अवस्थाएं हैं। तो ये ट्रिपल पॉइंट न तो इस टेम्परेचर के इधर एग्जिस्ट कर सकता है, न इधर, नहीं प्रेशर से ऊपर, नहीं कम प्रेशर पे। दैट मीन्स ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट है, तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। ऐसे ही जब मैं बात कर रहा हूँ 2 फेज की, तो 2 फेज क्या हो सकती हैं? सॉलिड इक्विलिब्रियम विथ गैस हो सकता है, सॉलिड इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इक्विलिब्रियम विथ गैस हो सकता है। दीज 3 पॉसिबिलिटीज़ आर अवेलेबल। ये 3 अवस्थाएं हो, 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। तो सॉलिड अगर गैस के साथ इक्विलिब्रियम में, जिसको आप सब्लिमेशन कहते हैं कि ठोस सीधा ही केस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो ऐसा कब होता है? जब दाब बहुत कम हो और आप तापमान बढ़ा रहे हैं, तो जब उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो जब बर्फ़ होगी बहुत कम दाब पे उसके पार्टिकल, वाटर पार्टिकल से वो दूर दूर हटने की कोशिश करेंगे और वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो मान लीजिए आप, मैं वाटर बोल गया, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो ये सब्लिमेशन का जो है कर्व होगा। तो इसमें आप अगर देखें कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो दोनों, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ और प्रेशर
को कांस्टेंट बनाए रखने की कोशिश करूँगा तो मान लो ये प्रेशर है, तो आपको इस टेम्परेचर पर केवल सॉलिड मिलेगा और इस टेम्परेचर अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें तो इस टेम्परेचर पे आपको दोनों फेज मिल रही हैं और इस टेम्परेचर पे आपको तो T1 to 3 तो T1 से T3 तक, लेकिन हमने P कांस्टेंट रखा तो आप देखेंगे कि आप सॉलिड से किस में गए, गैस फेज में। एक ऐसा पॉइंट आया कि आपको क्या मिला, सॉलिड और गैस दोनों मिले। आप अगर इस कर्व के अलोंग चलेंगे, मैं ये टेम्परेचर मान लो मैं इस कर्व पे अगर टेम्परेचर डालना चाहूँ तो ये पॉइंट जो भी हैं, इन पॉइंट पे आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर आप इक्विलिब्रियम में हैं तो इस टेम्परेचर पे एक फिक्स प्रेशर होगा जिस पे ये दोनों, दैट मीन्स वेरिएबल सिर्फ आप क्या रख पाए, टेम्परेचर। आप टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं बट प्रेशर ऑटोमेटिकली उसके साथ अलग अलग है। तो प्रेशर का वेरिएशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम काम नहीं आएगा जब दो फेजेस इक्विलिब्रियम में। अब बात करते हैं सिंगल फेज की। सिंगल फेज यहाँ पे भी इस टेम्परेचर पे, यहाँ पे इस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे, या इस टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इस प्रेशर से नीचे वो गैस हो सकता है। गैस यहाँ से लेके यहाँ तक हर टेम्परेचर पे गैस की संभावना है। प्रेशर बदलने पे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता, गैस भी हो सकता है। दैट मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वेरी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर वेरी करने पर आपकी जो फेज है वो अलग अलग प्रेशर पे एडजस्ट नहीं कर सकती। एक ही टेम्परेचर पे कई प्रेशर पे कई फेज एडजस्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से फ्री है। लेकिन कर्व के ऊपर अगर आप उस कर्व पे बने रहना चाहते हैं तो हर टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड एक फिक्स प्रेशर है। दैट मीन्स आप या तो टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं या आप प्रेशर वेरी करें तो हर प्रेशर के साथ एसोसिएटेड एक टेम्परेचर है। ओके, तो दिस इज जनरल फिनोमिनन ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। अब थोड़ी और बात करें हम, ये कर्व ऐसा क्यों है, जैसा ये स्लोप इस तरह की क्यों है। तो आप थोड़ा सा वापस हम पीछे जाते हैं पिछली क्लास में जहाँ हमने गिब्स फेज रूल डेराइव किया था। तो वहाँ एक स्टेटमेंट था कि जो दो फेजेज हैं उन दो फेजेज के बीच में उनकी जो पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है, मोलर फ्री एनर्जी है, वो क्या रहती है, कॉमन रहती है, या कि यूँ कहें सेम रहती है, बेटर वर्ड, कि दोनों बराबर होती हैं। तो अगर लिक्विड और सॉलिड अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फेजेस में उनकी पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी जो जी है, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट से हम अगर आगे बढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ग्राफ ऐसे क्यों आते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, हमने पढ़ा था G इक्वल्स टू H माइनस टी एस, और अगर थोड़ा और ध्यान दें तो DG इक्वल्स टू DH माइनस TDS माइनस SDT, और H जो होता है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, DE प्लस PdV प्लस VdP, क्योंकि H क्या होता है, E प्लस PV, और अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, DE प्लस PdV प्लस VdP प्लस TDS माइनस SDT। और D के लिए भी अगर हम जाएं तो होता है DQ माइनस TW। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, अगर ये रिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ भी साइन रिवर्सिबल, हम फेज की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल है, तो हम TDS लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी DS इक्वल्स टू क्या होता है, DQ रिवर्सिबल अपॉन T, तो इसकी जगह TDS लिखा जा सकता है। और DW क्या होता है, PdV, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है TDS माइनस PdV। तो PdV से PdV कैंसिल, TDS से TDS कैंसिल, डेल्टा G, या सॉरी बेटर टू से DG इक्वल्स टू VdP माइनस SDT होता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स को हमने डिटेल में देखे हैं, मैक्सवेल रिलेशन में हमने उनको रिपीट भी किया है।
और बार बार जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैंने हर बार उसको डेराइव करके बताया है, तो आप ये देख सकते हैं डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों अवस्थाओं में, मान लो मैं लिक्विड की और वेपर की बात करूं, तो दोनों अवस्थाओं में डी जी लिक्विड इक्वल्स टू क्या होगा, डी जी वेपर जो वो बराबर होगा। तो मैं अगर अलग अलग लिखना चाहूँ, वी वेपर डी पी माइनस एस वेपर डी टी इक्वल्स टू वी लिक्विड डी टी डी पी माइनस एस लिक्विड डी टी, ओके, या वी वेपर माइनस वी लिक्विड डी पी इक्वल्स टू एस वेपर माइनस एस लिक्विड डी टी। ये हम बात कर रहे हैं मोलर की। दैट मीन्स हमने जो हमारा वन कंपोनेंट है वो 1 मोल लिया है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा एस क्या हो गया, एस वी माइनस एस एल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेपर फेज माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज। अब आप देखें, ठोस से अगर द्रव में जाएगा तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज होगी, लेकिन वॉल्यूम बहुत थोड़ा चेंज होगा। तो आपको कर्व कैसा मिलेगा, स्टीप मिलेगा। और अगर आप लिक्विड से या सॉलिड से गैस में जाते हैं तो आपको देखें, लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड से गैस में या सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, गैस से सॉलिड में जाते हैं या सॉलिड से गैस में जाते हैं, तो आपको आयतन में परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आयतन में परिवर्तन यहाँ बड़ा होगा, आयतन में परिवर्तन बड़ा होगा तो डी पी अपॉन डी टी, तो स्लोप आपको कम मिलेगा। लेकिन यहाँ आयतन में परिवर्तन कम है, आयतन में परिवर्तन कम है, इसलिए नीचे वाली राशि छोटी है बनिस्पत एंट्रोपी चेंज के, तो नीचे वाली छोटी है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी बड़ी हो गई, तो आपको स्लोप कैसा मिलेगा, स्टीप मिलेगा। वाटर सिस्टम में आप देखेंगे, वाटर सिस्टम में ये जो सॉलिड लिक्विड कर्व है वो इस तरह का आता है। तो आप एक जनरल जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं कि बर्फ़ जो है वो पानी पे तैरती है, तो उसका फेज डायग्राम इसको बताता है कि ये नेगेटिव कर क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड के वॉल्यूम से क्या होता है, सॉलिड के वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है। सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इक्वल क्वांटिटी के सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ लिखूंगा मैं लिक्विड माइनस सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी ऑलवेज ज़्यादा होगी, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो कम है कंपैरेटिवली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो द्रव है वाटर जो है वो कम घेरता है, जो उसकी सेम क्वांटिटी में उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा, और इसका ज़्यादा होगा, वॉल्यूम सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इस परिस्थिति में चूंकि इसका वॉल्यूम कम है तो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लिक्विड का वॉल्यूम, दैट मीन्स वाटर का वॉल्यूम उसके कंपैरेटिव क्वांटिटी के सॉलिड मतलब उसकी आइस के वॉल्यूम से सदा क्या होता है, कम होता है। अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो लिक्विड का वॉल्यूम मतलब वाटर का वॉल्यूम आइस के वॉल्यूम से कम होता है, तो ये क्वांटिटी जो है कम है, और सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी इसलिए स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपको वाटर में ही देखने को मिलेगा। बाकी सब इन जनरल
जो मटेरियल है उसमें उनका लिक्विड है वो ज़्यादा स्थान घेरता है, क्योंकि लिक्विड लिक्विड के बीच का जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीकर होता है, तो ज़्यादा स्थान लेता है। और सॉलिड सॉलिड मेटलिक जो बॉन्ड्स हैं मेटल्स में या अदर कंपोनेंट्स में, सॉलिड सॉलिड जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो कम आयतन घेरता है। बट वाटर के केस में उल्टा है, सॉलिड जो है वो ज़्यादा आयतन घेरता है, इसी कारण वो फ्लोट करता है अपने लिक्विड पर। अदरवाइज़ आप उसमें कंकर डालो, कुछ भी डालो, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है कंपैरेटिवली सेम क्वांटिटी का वॉल्यूम जो है, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, वो डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर के केस में उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसका ग्राफ भी ऐसा आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाटर सिस्टम।